Good morning students, class 9 science chapter 2 is matter around us pure and the topic is separation of mixture. तो separation of mixture के बारे में आज हम बात करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने बात किया कि मिक्सचर जो होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं, मिक्सचर में कौन कौन सी इम्प्योरिटीज ऐड हो सकती हैं और इम्प्योरिटीज की प्रॉपर्टी पढ़ने का रीज़न ये था कि अगर आपको इम्प्योरिटीज के प्रॉपर्टी के बारे में पता होगा कि वो किस तरीके से सेपरेट की जा सकती है, तभी आप सेपरेशन टेक्निक को यूज़ कर पाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास दो चीज़ें हैं जिनमें से कुछ आयरन पार्टिकल्स हैं और कुछ वुड के छोटे छोटे स्क्रैप हैं। ठीक है, आयरन स्क्रैच है और वुड स्क्रैप है, दोनों एक साथ मिक्स है एक बॉक्स में, उन दोनों को आपको सेपरेट करना है। अब ये बात कंफर्म है कि आप उन्हें हैंड पिकिंग मेथड से नॉर्मली हाथों से अलग तो करने वाले हैं नहीं, क्योंकि अगर आपने उन्हें हाथों से अलग करने की कोशिश की तो शायद आपके हाथों पर चोट लग सकती है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए और इजी मेथड है कि अगर आपके पास एक छोटी सी मैग्नेट होगी, और मैग्नेट भी क्यों होगी, आपको पता होना चाहिए कि जो वुड है और जो आयरन पीसेज है दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आयरन पीसेज जो होते हैं आपके वो होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, जबकि वुड स्क्रैप जो होती है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को अलग करने के लिए मैग्नेट इज द ओनली वे। ये मैग्नेट के अलावा भी और तरीके यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी की बात होती है तो मैग्नेट इज द ओनली वे। तो आप क्या करेंगे, मैग्नेट को लेकर जाएंगे, उसके पास में होल्ड रखेंगे और जैसे ही उसमें मूव करवाएंगे आप देखेंगे कि उस मैग्नेट के साथ सारे के सारे आयरन पार्टिकल, आयरन का स्क्रैच जितना भी है वो सारा का सारा उसके साथ आ जाएगा और आपके पास बॉक्स में क्या बच जाएगा, वुड स्क्रैप, जो कि नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है। ठीक है, तो इसलिए आपको इम्प्योरिटीज और उसके अंदर वाले जितने भी पार्टिकल है, कोई भी कंपोनेंट, चाहे वो प्योर हो, इम्प्योर हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, एलिमेंट हो, आयन हो, अगर आपको उनकी प्रॉपर्टीज पता है तो आप उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज के साथ सेपरेशन टेक्निक्स को लेकर आए। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, तो यहाँ पर मैं बात करूँगा कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर क्यों जरूरी है, हमें इन्हें सेपरेट क्यों करना होता है। जैसे ही आप माइनिंग करते हैं तो माइनिंग में आपको पता होता है कि अर्थ के अंदर बहुत सारा मेटल छुपा हुआ है। मेटल को जब आप निकालते हैं तो काफ़ी सारे मेटल, मोस्टली मेटल ऐसे होते हैं जो ओर की फॉर्म में निकलते हैं, यानी कि कंबाइंड फॉर्म में निकलते हैं। आपको आयरन चाहिए लेकिन आयरन किसी और फॉर्म में किसी और के साथ मिक्स होकर निकल रहा है, तो आप उसकी पूरी प्रॉपर्टीज 100% उसके आउटकम्स नहीं ले पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, आयरन को सेपरेट करना होगा। सेपरेट करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस, अलग अलग मेथड यूज में आते हैं। तो इसी तरीके से बात करते हुए हम देखेंगे कि सेपरेशन हमें क्यों जरूरी होता है। तो सेपरेशन के लिए सबसे पहला मेथड तो या कहें सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है टू स्टडी इंडिविजुअल पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल को इंडिविजुअली स्टडी करने के लिए आपको उसे इंडिविजुअली रखना जरूरी है, सेपरेट करना जरूरी है अगर वो कंबाइंड फॉर्म में है तो सेपरेट करने के लिए जो भी टेक्निक्स यूज में आ सकती है आप उन्हें काम में लेंगे और उन्हें सेपरेट करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज टू स्टडी इंडिविजुअल पार्टिकल एंड द सेकंड वन इज, सेकंड वन को आप दो तरीके से बोल सकते हैं, टू रिमूव अनवांटेड पार्टिकल और टू यूज द वांटेड पार्टिकल। वांटेड अनवांटेड दोनों पार्टिकल्स को सेपरेट करना ही सेपरेशन होता है, लेकिन उसमें दो मेथड हो सकते हैं। अनवांटेड को अलग करना ताकि वो रिमूव हो जाए, अनवांटेड को रिमूव करना तो भी आपके पास प्योर पार्टिकल आ जाएंगे, वांटेड आ जाएंगे, या वांटेड पार्टिकल को अपने काम में लेना ताकि अनवांटेड पार्टिकल अपने आप रिमूव हो जाए। दोनों में से किसी भी चीज के बारे में आप बात कर सकते हैं और दोनों चीजें किस में आती है, सेपरेशन में। सो द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कैन बी डन बाय दीज फॉलोइंग प्रोसेस। ओके, सो द फर्स्ट वन इज इवेपोरेशन। व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन ये आपने साइंस में कई बार पढ़ा है, ये क्लास 9th में आपके पास बात हो रही है, 6, 7, 8 जहां भी आपने साइंस पढ़ी है हर जगह आपने देखा होगा। इवेपोरेशन एक प्रोसेस होती है जहां पर लिक्विड को गर्म किया जाता है टिल द बॉइलिंग पॉइंट। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट को वो क्रॉस करता है या कोई भी लिक्विड बॉइल होने लगता है, उसके बाद में जो वाटर है या लिक्विड है वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। Converting liquid into vapor is called evaporation and that process is used for separate volatile component from non-volatile component. Now, what are volatile and what are non-volatile? So, volatile components means the component which can convert into vapor. Okay, the substance which can convert into vapor, and non-volatile which cannot convert. तो यहाँ पर कन्वर्ट होने वाले और नॉन कन्वर्ट होने वाले दोनों को अगर आपने मिक्स कर दिया एक साथ और फिर आप उन्हें अलग करना चाहते हैं तो इवेपोरेशन इज द बेस्ट वे, बहुत अच्छा वे है। इसमें आपको हीट अप्लाई करनी होती है, बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा ही टेम्परेचर जैसे ही पहुँच पाता है वहाँ पर क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। मोस्टली ये वाटर के लिए यूज़ में ली जाती है, लेकिन बहुत सारे और भी लिक्विड्स हैं जिनको आप इसमें काम में ले सकते हैं। ओके, सो इवेपोरेशन की प्रोसेस है, आप वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। सेकेंड प्रोसेस है आपके पास क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मीन्स द फॉर्मिंग ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल का बनना। ओके, क्रिस्टल किस तरीके से बनते हैं, देखिए, टू सेपरेट प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल।
सेपरेट करने के लिए प्योर सॉलिड को क्रिस्टल की फॉर्म में फ्रॉम सॉल्यूशन। कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर लिक्विड शामिल है, जिसके अंदर आपके पास एक सॉलिड शामिल है, तो अगर आप उन्हें सेपरेट करना चाहते हैं, यू जस्ट कन्वर्ट दैट सॉलिड पार्टिकल इनटू क्रिस्टल। आप इसे लिक्विड में से अलग करके क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और जो लिक्विड है वो सेपरेट हो जाएगा। ओके, क्रिस्टलाइजेशन मीन्स फॉर्मिंग क्रिस्टल्स। अब ये क्रिस्टल किस तरीके से बनता है, इसके अंदर आप सॉल्यूशन में कोई भी सब्सटेंस, कोई भी इस तरीके का पार्टिकल डाल दें कि आपके पास जो भी इम्प्योरिटीज थी जो उसके अंदर प्रेसिपिटेट थे वो हैवी हो जाए, बॉटम में आ जाए या क्रिस्टल की फॉर्म में जमा हो जाए। ठीक है, इसकी एक्टिविटी आपको बुक में दी हुई है, मैं यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन करा रहा हूँ। इनके एग्जाम्पल, इनकी एक्टिविटी और सेपरेशन होने के लिए जो भी सब्सटेंस या जो मिक्सचर या जो कंपोनेंट काम में आ रहे हैं उनको आप देखेंगे अपनी बुक में। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर से बताता हूँ क्रिस्टलाइजेशन में क्या किया जाता है कि कोई लिक्विड है जिसके अंदर सॉलिड मिक्स है, आप उस सॉलिड को क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और वो क्रिस्टल अलग हो जाएगा, वहीं वो वाटर भी या लिक्विड भी सेपरेट हो जाएगा। ओके, सो द थर्ड प्रोसेस इज सेंट्रीफ्यूगेशन। लेट अस सी द डेफिनेशन फर्स्ट। टू सेपरेट पार्टिकल फ्रॉम लिक्विड्स, लिक्विड में से पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए ये प्रोसेस काम में आती है। Based on the principle that denser particles remain at the bottom and the lighter ones at the top when rotated into centrifugation machine. ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन जो मशीन होती है लगातार रोटेट करने वाली, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगा। सबसे पहला एग्जाम्पल, अगर आपने कभी दही से छाछ बनाने की कोशिश की हो, दही से छाछ बनाने के लिए हम हैंडमेड वो आते हैं, हैंड ब्लेंडर काम में आते हैं जो कि मशीन हो गया। लेकिन अगर हम बात करें जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड होते थे उसमें आप हाथ वाला यूज में लेते थे, जिसे रई या बिलौना ऐसा लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं। तो जैसे ही आप उसे रोटेट करते हैं, रोटेट करने से क्या होता है कि वो सारा का सारा सेंट्रीफ्यूगेशन बन जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन होने की वजह से जो डेंसर पार्टिकल है वो बॉटम में आ जाते हैं, लाइट पार्टिकल जो उसके मक्खन हल्का वाला पार्टिकल होता है वो कहाँ आ जाता है, टॉप में आ जाता है और आप उसे टॉप में से रिमूव कर लेते हैं। ओके, वो छाछ फिर किसी वापस से जानवरों को डाल दी जाती है या किसी के काम में आ सकती है, छाछ जैसे सब्जियां वगैरह बनाने में काम में आती है। उसके अलावा जो मक्खन बनता है उसको आप अपने खाने के काम में लेते हैं। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है आपकी वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने का सिस्टम क्या होता है, उसकी जो मशीन होती है, रोटेटिंग मोटर होती है, वो लगातार उसे रोटेट करती है। रोटेट करने की वजह से और पानी के अंदर डिटर्जेंट होने की वजह से क्या होता है कि जितने भी डस्ट पार्टिकल है वो रिमूव होकर डिटर्जेंट के साथ मिक्स होकर वाटर में मिक्स हो जाते हैं और कपड़े से सेपरेट हो जाते हैं। जब उन्हें इस तरीके से रोटेट करते हैं तो जो कपड़े होते हैं वो इतने हैवी होते हैं, हैवी से भी बहुत ज़्यादा, कि वो साइड में मूव कर रहे होते हैं इस तरीके से। लेकिन जो डेंसर पार्टिकल होते हैं यानी कि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो बॉटम में धीरे धीरे सेटल होते जाते हैं उस सेंट्रीफ्यूगेशन के सेंटर पे। ठीक है, बॉटम में सेटल होते जाते हैं और बॉटम में सेटल होने की वजह से जैसे ही आप वो मशीन घूमना रुकती है, नीचे की तरफ जो ड्रेनेज बने होते हैं उसमें से वो गंदगी या डस्ट पार्टिकल रिमूव हो जाते हैं, ड्रेन हो जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं और आपके कपड़े क्लीन हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी यही मेथड काम में लिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके स्टूडेंट, टू सेपरेट पार्टिकल फ्रॉम द लिक्विड, लिक्विड में से पार्टिकल सेपरेट करने में काम में आते हैं। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल है, डेंसर पार्टिकल रिमेन एट द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल गेट ऑन द टॉप। सो नेक्स्ट वन इज सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन और इसके आगे लिखी हुई प्रोसेस जिसका नाम है डिकेंटेशन, इन दोनों के बारे में मैं आपको एक साथ बताऊंगा, बिकॉज विदाउट डिकेंटेशन सेडिमेंटेशन इज इनकम्प्लीट। सेडिमेंटेशन इज नॉट इवन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। ये मिक्सचर को सेपरेट करने की प्रोसेस जरूर है, सेपरेट हो जाएंगे पार्टिकल्स, लेकिन आप उन्हें ऑब्टेन नहीं कर सकते। ऑब्टेन करने के लिए यू हैव टू यूज द डिकेंटेशन। ओके, और बाकी आपको जब पढ़ेंगे थोड़ा सा तब पता लगेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसके बारे में। सेडिमेंटेशन, सेटलिंग डाउन और बीइंग डिपॉजिट ऑफ द सेडिमेंट एट द बॉटम। कोई भी लिक्विड, कोई भी ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर आपके पास सेडिमेंट है, हैवी पार्टिकल है, वो हैवी पार्टिकल क्या होते हैं, अगर बॉटम में आ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाता है, सेटलिंग डाउन और बीइंग डिपॉजिट ऑफ द सेडिमेंट, उन सेडिमेंट का बॉटम में डिपॉजिट हो जाता है। सेडिमेंट मींस द हैवी पार्टिकल्स, इस चीज को बोला जाता है सेडिमेंटेशन। सिर्फ डिपॉजिट होना बॉटम में, यानी कि हैवी पार्टिकल नीचे, लाइट पार्टिकल ऊपर होना, सिर्फ इतना सा, ये क्या है, सेडिमेंटेशन। ओके, अब आपको याद आएगा सेंट्रीफ्यूगेशन में भी लगभग ऐसा ही हो रहा था, सेटलिंग डाउन द हैवी पार्टिकल ऑन द बॉटम, लेकिन उसमें आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे थे सेंट्रीफ्यूगेशन का, जिसमें आप उसे रोटेट करा रहे थे लगातार। लेकिन इसकी बात करते हैं सेडिमेंटेशन में, आपको जस्ट यू हैव टू लेट इट बी एंड इन द रेस्ट, आप उसे रेस्ट में छोड़ दीजिए और धीरे धीरे आप देखेंगे उसके जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे बॉटम में आते जाएंगे। इसकी भी दो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। बारिश के मौसम में अगर आप बारिश का पानी कलेक्ट करते हैं किसी भी टम्बलर, टब, बकेट, इन चीज़ों में, और आप उसे कुछ टाइम के लिए रख देते हैं,
एक्चुअल में बारिश का जो पानी होता है वो थोड़ा सा धुंधला होता है या उसमें मिट्टी मिक्स होती है, ठीक है, वो गंदा पानी होता है। लेकिन आप उसे जैसे कुछ टाइम के लिए छोड़ते हैं उसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज आई गेस मिट्टी जो होती है वो सारी की सारी सेटल डाउन हो जाती है और टॉप में क्या बच जाता है आपके पास, वाटर, फ्रेश वाटर, जो कि आप किसी भी यूज में ले सकते हैं। तो बॉटम में जमा होना इसे क्या बोला जाता है, सेडिमेंटेशन। सेकंड मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको घर पे नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। एक टम्बलर लें, उसके अंदर आप कुछ सॉइल डालें और उसे अच्छे से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद आप क्या देखेंगे, कुछ देर बाद जैसे ही वो पानी मूव करना रुकेगा, आपके जो हैवी पार्टिकल है धीरे धीरे बॉटम पे आ जाएंगे। नीचे की तरफ आपको डस्ट पार्टिकल इजीली दिखाई देंगे। ऊपर का पानी गंदा जरूर होगा लेकिन उसमें पार्टिकल दिखाई नहीं देंगे, बहुत स्मॉल और लाइट पार्टिकल जिनका सिर्फ कलर वहाँ पर है, पिगमेंट वहाँ पर है, वो आपको दिखाई देंगे। उनको भी अगर आप 2 to 3 आवर्स या 4 आवर के लिए छोड़ देंगे तो वो भी सेटल डाउन हो जाएंगे और टॉप का जो पानी रहेगा वो फ्रेश रहेगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। लेकिन ये सिर्फ सेडिमेंटेशन की प्रोसेस उन्हें सेपरेट कर रही है, आप उसमें से ले नहीं पा रहे। आपको अभी सेपरेट करने के लिए उसमें से वो फ्रेश वाटर को निकालना भी है और वो निकालने के लिए आप जो प्रोसेस यूज करते हैं दैट इज सेडिमेंट डिकेंटेशन। सो आपके पास ये डिपॉजिट हो गया, सेडिमेंट बॉटम में डिपॉजिट हो गया या उसके पार्टिकल सेटल डाउन हो गए। डिकेंटेशन देखिए, टू सेपरेट टू मिसिबल इमिसिबल लिक्विड बाय पोरिंग रिक्वायर्ड लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग इट, यानी कि टू इमिसिबल जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकते ऐसे लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो क्या करेंगे, उनको बिना छेड़े मतलब डिस्टर्ब नहीं करना है, वो हिले नहीं। अदरवाइज टच तो आपको करना पड़ेगा, बिना फिजिकली टच आप उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, आप उन्हें होल्ड नहीं कर सकते। तो होल्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हें उठाना है। मैं उसी टम्बलर की बात कर रहा हूँ जो सेडिमेंटेशन के बाद आपके पास है। बॉटम में सारे डस्ट पार्टिकल, ऊपर की तरफ फ्रेश वाटर। नाउ दिस वन इज सेकंड टम्बलर एंड यू जस्ट पोरिंग इट स्लोली ताकि मिट्टी नीचे ही रहे और ऊपर का फ्रेश वाटर इसके अंदर आ जाए इजी वे में। ओके, अगर आपने उसे थोड़ा सा हिलाया तो जो हो सकता है मिट्टी जो बॉटम में है वो थोड़ी सी ऊपर आ जाए और पानी और गंदा हो जाए। तो ये आपकी डिकेंटेशन प्रोसेस हुई। डिकेंटेशन में जो 2 इमिसिबल लिक्विड के बारे में बताया गया है, इसमें आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 इमिसिबल लिक्विड वाटर और ऑयल हो सकते हैं। वाटर और ऑयल को सेपरेट करने के लिए भी डिकेंटेशन यूज में होता है क्योंकि 2 इमिसिबल लिक्विड है, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। आप कभी भी ग्लास के अंदर वाटर को लें और उसके अंदर ऑयल को डालें, आप उसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो एक बार के लिए शायद वो मिक्स होने की कोशिश करें, सिर्फ कोशिश करें क्योंकि बबल्स की फॉर्म में वो सेपरेट रहते हैं। जैसे ही आप उसे बॉटम में बैठने के लिए वेट करेंगे या उसके मूव होने का मूव बंद हो जाए इसका वेट करेंगे, आपके पास बॉटम में आ जाएगा वाटर और टॉप पे आ जाएगा ऑयल, ठीक है, बिकॉज ऑयल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो ऑयल टॉप पर है, बॉटम पे वाटर है। अब आप उसे बिना डिस्टर्ब किए पोर कर सकते हैं। अगर आपको ऑयल सेपरेट करना है तो ऊपर से डायरेक्टली डिकेंटेशन, और अगर आपको वाटर को पोर करना है तो उस टम्बलर में तो नहीं हो सकता, लेकिन जो जार होता है जिसमें नीचे की तरफ नोजल लगी होती है, आप जस्ट नोजल को ऑन करें और नोजल में से नीचे से धीरे धीरे पानी आपके पास आ जाएगा। क्योंकि किसी भी चैम्बर में जो बॉटम आपके पास नोजल होती है वो बॉटम में लगी होती है, पानी सारा का सारा सेपरेट हो जाएगा और ऊपर से ऑयल की लेयर जैसे ही उस नोजल तक पहुंचेगी आप उसे बंद कर देंगे। ठीक है, दोनों ही केसेस में जहाँ पर आप मिट्टी से पानी को अलग कर रहे थे और यहाँ वाटर से ऑयल को अलग कर रहे थे, दोनों कंडीशन में मैं आपको बताता हूँ, याद रखना। नंबर 1, लिक्विड इमिसिबल होने चाहिए। नंबर 2, जब आप इन्हें पोर करते हैं तो कंप्लीटली सेपरेट नहीं कर सकते, थोड़ा सा पार्ट आपका ऐसा रहेगा जिसमें वाटर के साथ सॉइल मिक्स रहेगी, थोड़ा सा पार्ट आपके पास ऐसा रहेगा जिसमें वाटर के साथ आपके ऑयल मिक्स रहेगा। सो दैट इज डिकेंटेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज डिस्टिलेशन। अब देखेंगे 6 और 7 दोनों ही प्रोसेस डिस्टिलेशन है। एक डिस्टिलेशन सिंपल है और दूसरा डिस्टिलेशन जो है फ्रैक्शनल है। ठीक है, ये सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है, फ्रैक्शनल क्या होता है, पता लग रहा है नाम से कि इसमें कुछ फ्रैक्शनल पार्ट ऐड हो रहा है। तो देखते हैं, टू सेपरेटिंग 2 मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल जो एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकते हैं उनको सेपरेट करने में काम में आता है। इमिसिबल के लिए डिकेंटेशन। जब मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, लिक्विड हैविंग डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, और उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा कितना, एटलीस्ट 50 केल्विन से ज़्यादा अगर होता है तो आप डिस्टिलेशन सिंपल वाला यूज़ कर सकते हैं और सेपरेट कर लेंगे। जैसे कि सी वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज, बहुत सारे साल्ट, बहुत सारे मिसिबल लिक्विड्स मिक्स होते हैं, तो इनको सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस जो सिंपल वाली है वो यूज़ की जाती है। वहीं पर डिस्टिलेशन प्रोसेस जो फ्रैक्शनल है उसको यूज़ करने का पर्पस क्या होता है, देखिए, टू सेपरेट 2 मिसिबल लिक्विड्स हैविंग डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम है। बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर मिनिमम 50 केल्विन होना चाहिए, और अगर 25 केल्विन से नीचे भी है तो भी आप डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज कर सकते हैं। ओके,
तो अगर टेम्परेचर दोनों में 25 डिग्री से कम का है तो आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम में लेना चाहिए, और अगर 50 से ज़्यादा है तो नॉर्मल डिस्टिलेशन से काम चल जाएगा। ओके, इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था। डिस्टिलेशन का एग्जांपल देखिए, एयर है और क्रूड ऑयल है। एयर के कंपोजिशन में आप जानते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बाकी सारी गैसेस मिक्स होती हैं। यही बात करते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के अंदर क्या होता है? क्रूड ऑयल के अंदर आप ध्यान से देखेंगे या आपको पता होगा कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, बायोगैस, बायोफ्यूल, बिटुमेन, ठीक है, ऐसी वैक्स, बहुत पैराफिन वैक्स जो होती है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं और हर एक का बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट जो होता है अलग होता है। तो सेपरेट करने के लिए उन्हें आप इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। डिस्टिलेशन फ्रैक्शन का एक एग्जांपल अभी जो कोरोना क्राइसिस में हमारे सामने आया था कि ऑक्सीजन को जनरेट करवाना, तो वो ऑक्सीजन को जनरेट नहीं करवाते हैं, वो जो सेपरेट करते हैं। एटमॉस्फेयर की आपके पास ऑयल एयर है, एयर के कंपोजिशन में ऑक्सीजन होती है और वो जो ऑक्सीजन होती है उसका टेम्परेचर होता है 183 डिग्री सेल्सियस। तो 183 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन जो होती है वो बॉयल होने लग जाती है। एक्चुअली -183 डिग्री सेल्सियस पर वो काम में आती है। तो उतने टेम्परेचर पर फ्रैक्शनल फॉर्म में आप उसे सेपरेट कर सकते हैं और सेपरेट करके उसे चैम्बर में मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, चैम्बर में फिल कर सकते हैं। और चैम्बर जो होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, सिलेंडर बना दिए जाते हैं। अब उन्हें आप मार्केट में परचेज मतलब सेल आउट करके और अपना प्रॉफिट देख सकते हैं। ये काम होता है जो सेपरेशन का काम करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से सेपरेट करना, सिलेंडर में फिल करके उन्हें सेल आउट करना, ये इसी प्रोसेस से होता है। तो स्टूडेंट, आज मैंने आपको 7 पॉइंट्स पढ़ाए। इन 7 पॉइंट्स की डेफिनेशन आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।